तो बात तो शुरू हुई थी भाई जबान से कि आप किस जबान में बात करते हैं। After the partition in 1947, India was divided into two parts. But even the Pakistan was divided into two parts. West Pakistan यानी आज का पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। So वेस्ट पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया भाई उर्दू। बेसिकली अगर टोपोग्राफी वाइज से अगर देखे जाए तो उन्होंने अपनी पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने को होना था, बट पाकिस्तान इज बीइंग पाकिस्तानी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे तो भाई लोग बंगाली बोलते थे और बंगाली लोगों को तो भाई अपने बंगाली को लेके बहुत ज्यादा प्राइड होता है। भाई वेस्ट पाकिस्तान का बोलना था कि भाई तुम लोग उर्दू बोलो, तुम उर्दू एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करो, बट ईस्ट पाकिस्तान नहीं बोले हम बंगाली यूज करेंगे। तो पाकिस्तान ऑलवेज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट ईस्ट पाकिस्तान। अब ईस्ट पाकिस्तान में भाई अवामी लीग का शेख मुजीबुर रहमान काफी एक स्ट्रॉन्ग नेता था एंड ही वन मेनी सीट्स। ही वाज द प्राइम दावेदार टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बट वेस्ट पाकिस्तान बोले कि भाई यहाँ से तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। और इसी की वजह से भाई ईस्ट पाकिस्तान ने अपना उठाव किया कि भाई हमको तो भाई इंडिपेंडेंस होना भाई आपसे। एंड देन विद द इंटरवेंशन ऑफ इंडिया एंड ऑल, इंदिरा गांधी 1971 का वॉर बहुत ज्यादा फेमस है ये सब चीजें। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को आखिर इंडिपेंडेंस मिला। तो रहमान साहब ने अपने सोल्जर्स को मुक्ति बाहिनी बोलते थे। इन्हीं मुक्ति बाहिनी के ऊपर ना इन पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, वेस्ट पाकिस्तान के सोल्जर्स ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए भाई। They were burned alive and what not, बहुत ज्यादा क्रूएल्टी हुई। So now in order to pay the tribute and to show the respect to these war veterans, रहमान साहब ने अपने पॉलिसीज में एक रिजर्वेशन का कोटा लाया। तो उनका रैशनल ये था कि इन सब लोगों ने जो जान दिया अपने कंट्री के लिए, उनको तो भाई गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोटा तो मिलने को ही होना, उनको रिजर्वेशन मिलना ही मिलना चाहिए। भाई 1971 में तो आजादी मिली बांग्लादेश को, पर भाई रहमान साहब का असासिनेशन हो गया 1975 में काफी क्रूएल्टी से। सो आफ्टर द असासिनेशन ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, ये जो रिजर्वेशन का कोटा सिस्टम था ये बहुत ज्यादा डायल्यूट हो गया एंड इट वाज एक्सटेंडेड टू द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द नेशन। तो बांग्लादेश का रिजर्वेशन का कोटा सिस्टम कैसा है देखो, खाली 44% है भाई सबके लिए ओपन, जो है मेरिट बेस पे लिया जाएगा। बाकी 30% का कोटा है भाई फ्रीडम फाइटर्स लोगों के लिए, 10% कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 10% है भाई विमेन रिजर्वेशन और 5% है भाई इथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% है फिजिकल हैंडीकैप के लिए। तो अभी आप देखो कि ये पूरा कांड अभी बांग्लादेश में हो क्यों रहा है। ये हो रहा है भाई इसी कोटा सिस्टम की वजह से। पॉलिटिशियंस और स्टूडेंट्स लोगों का ऐसा बोलना है कि अवामी लीग ना ये 30% का कोटा अपने हिसाब से यूज करती है। अभी अवामी लीग का तो बहुत ज्यादा वजन है भाई पहले बांग्लादेश में, क्योंकि जो उनके जो रहमान साहब थे उनके वजह से पूरा इंडिपेंडेंस मिला। अभी जो हसीना मैडम है वो तो उनकी लड़की है। तो ये अवामी लीग ना अपने हिसाब से लोगों को यानी गवर्नमेंट जॉब्स में भर्ती करती है। पूरे बांग्लादेश के सिस्टम में अवामी लीग के लोग हैं, क्योंकि ये 30% का कोटा वो बहुत यानी अपने हिसाब से एक अनजस्टफुल वे में यूज करते हैं। तो इन बच्चों का ऐसा बोलना है कि हमारे पास जो मेरिट है, हमारे पास जो इतनी यानी क्वालिफिकेशन है, उसका हम करें क्या। देयर इज इमेंस फ्रस्ट्रेशन इन द यूथ कि भाई हम हमारे क्वालिफिकेशन कहाँ पे दिखाएंगे कि 30% का कोटा कैंसिल होने को होना। अगर आप ये 30% का कोटा कैंसिल करते हो तो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं रहेगी, इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगी और एक यानी अच्छा इंक्लूसिव सोसाइटी तैयार होगी भाई, वहाँ पे कैटेगराइजेशन नहीं रहेगा। ऐसा बच्चों का बोलना है यानी पॉलिटिशियंस का भी बोलना है। बट हसीना मैडम ने क्या किया, ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनको भाई बहुत खतरनाक तरीके से टारगेट किया कि बोले बहुत हो गया तुम लोगों का। और फिर भाई आगे बांग्लादेश की मिलिट्री इस पूरे ड्रामा में, और मिलिट्री वालों ने बोला कि तुम्हारा वही हश्र हुआ था जो तुम्हारे पिताजी का हुआ। और भाई बस हसीना मैडम जो हेलीकॉप्टर लेके वहां से निकली है तो डायरेक्ट दिल्ली में आ गई, और अभी दिल्ली से बोले कि वो लंदन जाएंगे, तभी उनका वो सफर वैसे ही शुरू है। तो अभी बांग्लादेश का जो फ्यूचर है ना भाई, यानी देखो हसीना मैडम ने वहाँ पे 15 साल और टोटल 20 साल, पिछले 30 सालों में 20 साल उनका राज था। तो पिछले 15 सालों में उनकी काफी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है बांग्लादेश की, ठीक है। पर इन सब टर्मोल की वजह से ना अभी बांग्लादेश का जो भविष्य है वो काफी है ना अभी धुंधला लग रहा है मेरे को। अभी ये सब चीजों को ना भाई अपने को अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने नेबर्स अगर शांत रहते हैं, वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी रहती है ना, तो अपनी इकोनॉमी ना काफी अच्छी तरह से ग्रो होगी। तो देखते हैं अभी भविष्य क्या होता है अपने नेबर्स का, और अपना भी भविष्य क्या होता है वो देखते। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।